गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम देख रहे हैं लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। हाउ इट एक्ट एज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज ए बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ये हम सारी चीज़ें आप इस टॉपिक पे देखेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले बेटा आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑस्मोसिस। सीबीएसई में डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है। मैं स्टार्ट करता हूँ वही क्वेश्चन से जो सीबीएसई में आया हुआ है ऑस्मोसिस के ऊपर। ये बेटा आपके पास इस तरीके की डायग्राम दी हुई थी। एक चैम्बर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए और बी, और बीच में रखी गई है दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक चैम्बर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए और बी, विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और एक साइड पे सॉल्यूशन रखा है 0.2 मोलर और एक साइड पे सॉल्यूशन रखा है 0.4 मोलर। क्वेश्चन था व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी, कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगी सॉल्वेंट की। तो बेसिकली ऑस्मोसिस है क्या? ऑस्मोसिस है द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम a region of its higher concentration to its lower concentration। मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की कहाँ से कहाँ, जहाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वहाँ से कहाँ जाता है जहाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो, across सेमी परमिएबल membrane। अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन। 0.2 मोलर 0.4 मोलर कहाँ से कहाँ जाएगा? देखो 0.2 मोलर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, 0.4 मोलर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है मतलब यहाँ सॉल्वेंट क्या होगा? कम, और यहाँ सॉल्यूट कम है मतलब सॉल्वेंट क्या होगा? ज़्यादा। क्योंकि इसकी डेफिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हो। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन नहीं, इट्स हायर कंसंट्रेशन। जहाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट कम होगा, यहाँ सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो सॉल्वेंट इस साइड ज़्यादा है तो 0.2 से कहाँ जाएगा? 0.4। तो 0.2 वाली साइड से 0.4 वाली साइड में जाता है, दैट इज फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशंस टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। याद रखना, जहाँ कंसंट्रेशन कम होगी वहाँ से जाएगा जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। डेफिनेशन में हम इट्स लगा देते हैं। इट्स का मतलब है हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की बात नहीं कर रहे। बेटा क्वेश्चन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन दी होती है, जहाँ सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी मतलब सॉल्वेंट कम है, और जहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? ज़्यादा। सॉल्वेंट हमेशा मूव करता है जहाँ उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से कहाँ जहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम है, दैट इज़ फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है। मूवमेंट क्या है? ऑस्मोसिस मूवमेंट है सॉल्वेंट की फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। अब मूवमेंट होगी तो इस साइड लेवल इंक्रीज होने शुरू हो जाएगा, इधर लेवल क्या होने शुरू हो जाएगा? डिक्रीज। तो मैं इसके ऊपर एक पिस्टन लगाता हूँ प्रेशर लगाने के लिए। इस पिस्टन से मैं सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगा रहा हूँ। प्रेशर हमेशा कंसंट्रेटेड वाली साइड लगाना है जहाँ पानी एंटर कर रहा है। एंट्री पॉइंट पे लगाना है, एग्जिट पॉइंट पे नहीं। जहाँ पे पानी आ रहा है, पानी आता कहाँ है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे।
तो जहाँ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है उसके ऊपर मैंने प्रेशर लगाया, पिस्टन से प्रेशर लगाया, उस प्रेशर को मैंने मेजर कर लिया। इधर मैंने प्रेशर गॉज लगाया हुआ है, एक अपरेटस, प्रेशर गॉज, प्रेशर लगाया, जिस प्रेशर पे ये मूवमेंट सॉल्वेंट की रुक जाएगी, जिस मिनिमम प्रेशर पे ये सॉल्वेंट की मूवमेंट रुक जाती है उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है क्या? द मिनिमम प्रेशर required to stop the process of osmosis। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर होगा उसी को हम क्या कह देते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एक्ट करती है? वी हैव आइडल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT। N होता है नंबर ऑफ मोल्स, R होता है गैस कांस्टेंट, मेरा T टेम्परेचर है, दैट इज अगेन कांस्टेंट। तो फॉर सॉल्यूशन के लिए प्रेशर की जगह ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर ले लेते हैं, पाई V इक्वल्स टू nRT। तो पाई क्या हो जाएगा बेटा? N अपॉन V इंटू R इंटू T। व्हाट इज N? नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज V? वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम। किसकी डेफिनेशन है? याद करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ये डेफिनेशन है मोलैरिटी की। तो N अपॉन V इज मोलैरिटी या कंसंट्रेशन, पाई इक्वल्स टू CRT। बेटा N है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कंसंट्रेशन, इसको हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। मोलैरिटी है, पाई इक्वल्स टू CRT। बेटा R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो पाई जो है द ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पे। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट। जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड ना करे, उसी को हम क्या कह देते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है अगेन, क्योंकि ये भी C के ऊपर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, दो के बाकी दो तो वेरिएबल ही नहीं है। और हमारे पास ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इसको हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कह देते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, हाउ इट इज एक्टिंग एज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन आता है, बेटा मैं क्वेश्चन वाइज पढ़ाऊँगा CBSE में और ऑब्जेक्टिव पेपर में कैसा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो इसमें है, जो इस साल भी पेपर में आया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर है कि व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रेफर्ड qualitative property। For calculating molar mass of polymers and biomolecules। ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है, सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से ज़्यादा प्रेफर की जाती है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास। बेटा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम स्टडी इसलिए करते हैं ताकि किसी भी एक अननोन सोल्यूट का हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकें। कैसे? देखो, पाई है CRT, मोलर कंसंट्रेशन है बेटा C, R गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, गिवन होगा। तो पाई, अगर मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाऊं, सोल्यूट क्या होता है? गिवन मास वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू R इंटू T। मैंने कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाला, मान लो 2 ग्राम कोई अननोन सोल्यूट डाला, मुझे मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, उससे कितना ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हुआ वो मैंने देख लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर लिया।
वॉल्यूम सोल्यूशन का पता है, आर पता है, टी पता है, तो एम वी निकल जाएगा बेटा। एम वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी, पाई नीचे आ जाएगा, पाई इंटू वी इंटू 1000 इंटू आर इंटू टी। सोल्यूट मैंने डाला, वो मुझे पता था। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना चेंज हुआ वो हम इस मेथड से निकालते हैं, बर्कले हार्टले मेथड आते हैं, उस पर भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आर टी वैल्यू फिक्स्ड है, तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर मास तो अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालते हैं, इसी को प्रेफर्ड क्यों किया जाता है, वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्रेफर्ड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी, इसी को प्रेफरेंस क्यों दी जाती है? तो दो रीज़न है बेटा। फर्स्ट, अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर वेपर प्रेशर निकालना होगा, इन दोज केसेस या तो आपको सॉल्यूशन को हीट करना पड़ेगा या सॉल्यूशन को आपको कूल करना पड़ेगा। हीटिंग और कूलिंग दोनों से आइदर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, डीनेचुरेशन आते हैं, पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होते हैं, तो पॉलीमर और बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और बोथ ऑन हीटिंग एज वेल एज ऑन कूलिंग। तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो कूल करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर निकालना है या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है हीट करना पड़ेगा, तो उसमें हमें हीट या कूल करना पड़ता है। बट इसमें दिस कैन बी फाउंड एट रूम टेम्परेचर। ये हम रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए प्रेफर्ड है। ना हीटिंग की ज़रूरत है ना कूलिंग की, तो स्ट्रक्चर को पे कोई चेंज आने की खतरा नहीं है। दूसरा बेटा, थोड़ा सा अगर सोल्यूट है हमारे पास, स्मॉल अमाउंट है, अगर स्मॉल अमाउंट सोल्यूट है, वो डालने पे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है या हमारे पास वेपर प्रेशर में जो चेंज आता है RLVP, वो सारे बहुत कम आते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB और डेल्टा TF बहुत कम आते हैं, इतना कम आते हैं कि कोई नॉर्मल थर्मोमीटर से नहीं मेजर करते, इनके लिए स्पेशल थर्मोमीटर चाहिए जिसको बेटा बैकमैन्स थर्मोमीटर कहते हैं। इस अपरेटस का नाम याद रखना, ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछा जाता है, नेम एन अपरेटस यूज टू मेजर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज बैकमैन्स थर्मोमीटर। बैकमैन्स थर्मोमीटर चाहिए, थोड़ा सोल्यूट डालोगे तो ज़्यादा चेंज नहीं आएगी और उसको मेजर करना बहुत मुश्किल होगा, किस में, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में। बट ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में थोड़े से थोड़ा सोल्यूट भी डालोगे तो बहुत ज़्यादा चेंज आती है ऑस्मोटिक प्रेशर में, तो थोड़े सोल्यूट से ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज आती है, और ऑस्मोटिक प्रेशर को बहुत ईजिली बर्कले हार्टले मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट produce large deviation which can be easily measured। स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट भी इतनी ज़्यादा डेविएशन लाता है कि उसे ईजिली मेजर कर सकते हैं, इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर एक प्रेफर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर में से सबसे ज़्यादा रैपिटेटिव क्वेश्चन ये है कि वाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, वाई इट इज़ अ प्रेफर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? एक तो रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट हो जाती है, और थोड़े से थोड़ा सोल्यूट डालने पे भी इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आएगी, जिसे हम ईजिली मेजर कर सकते हैं बाय बर्कले हार्टले मेथड। और क्या इसमें क्वेश्चन आता है, और इसमें एक क्वेश्चन आता है बेटा, डेफिनेशन है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक की डेफिनेशंस, या क्वेश्चन आता है व्हाई द इंट्रावेनस इंजेक्शन should have the same concentration as that of
ब्लड प्लाज्मा। हमारे पास इंट्रावेनस इंजेक्शन की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए जो ब्लड प्लाज्मा की होती है। जो हमें इंजेक्शन लगता है बेटा उसकी कंसंट्रेशन एग्जैक्टली सेम होती है ब्लड के। और ये ऑब्जेक्टिव पेपर में अलग तरीके से क्वेश्चन आता है। अगर हमारे ब्लड सेल को 1.0 मोलर NaCl सोल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा, और 0.04 मोलर NaCl सोल्यूशन में रखते हैं तब क्या होगा। हमारे ब्लड सेल को इन में रखेंगे तो क्या होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। तो ये तीनों बेसिकली एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। मैंने ब्लड को 1 मोलर सोल्यूशन में रख दिया, क्या हो जाएगा, 0.01 मोलर में रख दिया, 0.4 मोलर में रख दिया ब्लड सेल्स को, तो क्या होगा। या ब्लड हमारे जो इंजेक्शन लगते हैं उनकी कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए जो ब्लड की है। जहाँ हाइपरटोनिक आइसोटोनिक सोल्यूशन है क्या। ये बेसिकली एक ही क्वेश्चन है। देखो एक डाटा याद रखना, 0.9% बाय वेट ऑफ NaCl सोल्यूशन, ये हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन है। 0.9% ऑफ NaCl सोल्यूशन, ये हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन है। इतनी कंसंट्रेशन है ब्लड की। ब्लड की कंसंट्रेशन 0.9% NaCl सोल्यूशन है। तो अगर हमने एक ब्लड सेल्स को एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया, इंजेक्शन ऐसा लगाया जिसकी कंसंट्रेशन कम थी, 0.9% की जगह मैंने मान लो 0.04 मोलर NaCl में रखा। कंसंट्रेशन कम है, बाहर कंसंट्रेशन कम है तो मतलब बाहर कौन सा सोल्यूशन हुआ, डाइल्यूट। अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, कंसंट्रेटेड। पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है, हमेशा डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड। अंदर क्या कंसंट्रेशन 0.9, बाहर क्या है 0.04, मतलब बाहर डाइल्यूट है अंदर कंसंट्रेटेड है, तो पानी अंदर मूव कर जाएगा। तो अगर इंजेक्शन की कंसंट्रेशन कम है तो पानी बाहर डाइल्यूट हो जाएगा, अंदर कंसंट्रेटेड, तो पानी अंदर मूव कर जाता है। प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस होगी, पानी अंदर मूव करना शुरू होगा, वो पानी सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाएगा और सेल बर्स्ट कर जाएंगे। सेल बर्स्ट कर जाएंगे, सेल डेथ हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन बाहर कम होगी तो पानी अंदर मूव कर जाएगा, एंडोऑस्मोसिस, अंदर जाएगा पानी, एंडोऑस्मोसिस होगी, पानी बढ़ता जाएगा। जब उस मेम्ब्रेन के अंदर वो मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगा के मेम्ब्रेन को फाड़ देगा और हमारे पास सेल बर्स्ट, सेल डेथ। अगर मैंने सेल को रखा 1 मोलर NaCl, मतलब बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है। अंदर तो 0.9% है, बाहर 0.04 मोलर नहीं, 0.04%, और यहाँ 0.01%, 1% NaCl सोल्यूशन 1% में रखा बेटा, 1% में रखा NaCl सोल्यूशन कंसंट्रेशन। बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। पानी हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करता है, फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, तो पानी बाहर मूव कर जाएगा। अंदर कंसंट्रेशन कम है, बाहर ज़्यादा है, प्रोसेस हो जाएगी एक्सोऑस्मोसिस। पानी जब सारा सेल का बाहर आ जाता है बेटा, सेल बिल्कुल स्क्वीज़ कर जाता है, सिकुड़ जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अगर सॉल्वेंट सारा पानी बाहर आ जाए सेल से तो उसको हम कहते हैं कि उसकी प्लाज्मोलाइसिस हो गई है, जिससे भी सेल डेथ हो जाती है। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन की कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए ब्लड प्लाज्मा। अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो पानी अंदर आ जाएगा, सेल बर्स्ट कर जाएगा। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पानी बाहर आ जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। दोनों केसेस में सेल डेथ हो जाती है। तो बोथ कंसंट्रेशन ज़्यादा होने पे भी कम होने पे भी सेल डेथ होती है। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको ये पूछा हो, बताना होता है कि एंडोऑस्मोसिस हो रही है, एक्सोऑस्मोसिस हो रही है। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए ब्लड की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.9% ऑफ NaCl सोल्यूशन। तो 0.9% से ज़्यादा तो होगी तो पानी बाहर मूव कर जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस 0.9% से कम होगी तो पानी अंदर मूव कर जाएगा। तो क्या हो जाएगी,
बाहर ज़्यादा होगी कंसंट्रेशन तो पानी हमारे पास बाहर मूव कर जाएगा एक्सोऑस्मोसिस, और अगर बाहर कंसंट्रेशन कम हुई तो पानी अंदर मूव कर जाएगा, प्रोसेस हो जाएगी एंडोऑस्मोसिस। तो इसीलिए इंट्रावेनस इंजेक्शन सेम कंसंट्रेशन के होते हैं और इसी से हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक। अब देखो सेल की कंसंट्रेशन बाहर की कंसंट्रेशन से क्या है, अंदर कंसंट्रेशन है कितनी 0.9, बाहर क्या है 0.04, अंदर की कंसंट्रेशन बाहर से कम है। एक सॉल्यूशन जिसकी सराउंडिंग सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन बेटा ज़्यादा हो, अंदर है 0.9 बाहर है 0.04, तो अगर जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सराउंडिंग सॉल्यूशन से ज़्यादा होती है इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, टॉनिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो हाइपरटोनिक क्या है, सॉल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू सराउंडिंग सॉल्यूशन separated by semi permeable membrane। तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू सराउंडिंग सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक। जिसकी कंसंट्रेशन बाहर वाले सॉल्यूशन से ज़्यादा हो, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पानी अंदर आएगा, मूवमेंट क्या होगी एंडोऑस्मोसिस। हाइपरटोनिक के केस में एंडोऑस्मोसिस होती है। और अगर कंसंट्रेशन अंदर देखो बेटा, अंदर थी 0.9%, बाहर है 1, तो मतलब अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो उसको हम कहते हैं, इस केस को हम कहते हैं हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होगा कम, सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन, हायर की जगह क्या आ जाएगा हैविंग लोअर कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू सराउंडिंग सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो कंसंट्रेशन कम होगी तो हाइपो, ज़्यादा होगी तो हाइपर। हाइपर के केस में एंडोऑस्मोसिस होगी, हाइपो के केस में एक्सोऑस्मोसिस होगी। और आइसो का नाम ही क्या है, आइसो का मतलब होता है सेम, कंसंट्रेशन सेम होगी तो नो ऑस्मोसिस, कोई ऑस्मोसिस नहीं होगी, ना एंडोऑस्मोसिस होगी ना एक्सोऑस्मोसिस होगी। तो इसमें बड़े सारे क्वेश्चन, डायरेक्शन पे क्वेश्चन आता है, ब्लड सेल की ऊपर क्वेश्चन आता है, कोई भी अलग अलग कंसंट्रेशन दी होती है, आपको पूछा होता है कौन सी प्रोसेस होगी, एंडोऑस्मोसिस होगी, एक्सोऑस्मोसिस होगी, नो ऑस्मोसिस है, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में इनमें से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रेफर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इस पे क्वेश्चन आता है। और लास्ट है दैट इज एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। बाकी बेटा हमें एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर वो कैलकुलेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन नहीं है, बट ये है दैट इज बर्कले हार्टले मेथड। बेटा बर्कले हार्टले मेथड में हमारे पास एक आउटर चैम्बर है, बाहर वाला, ये बना होता है, आउटर चैम्बर बना है हार्ड गन मेटल का बना होता है ताकि हाई प्रेशर को विदस्टैंड कर सके। बाहर वाला चैम्बर हार्ड गन मेटल से बना हुआ है ताकि हाई प्रेशर को विदस्टैंड कर सके। अंदर स्टील ट्यूब है विच इज पोरस, पोर वाली स्टील ट्यूब है, और उस पोर्स को कवर किया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। पोर्स को हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कवर किया हुआ बेटा, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई है। हम नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं यूज़ कर रहे, वी यूज़ कॉपर फेरोसाइनाइड, क्योंकि बेटा आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का ये फ़ायदा होता है कि हम अलग अलग सॉल्वेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो हमारे सेल्स में होती है या हमारे पास एनिमल गॉल ब्लैडर वगैरह में मिलती है, उन सब का ये एक डिसएडवांटेज है कि उसमें हम सिर्फ वाटर सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। एक सिंथेटिक में हम कोई भी अलग अलग सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। तो कॉपर फेरोसाइनाइड की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ की। इनर ट्यूब को एक साइड से कवर किया है रेजरवायर के साथ ताकि इसमें से सॉल्वेंट ऐड किया जा सके, और एक साइड पे कनेक्ट है किसके साथ, मेजरिंग ट्यूब के साथ। क्या करना है, अंदर वाले चैम्बर में रखना है सॉल्वेंट
और बाहर वाले चैम्बर में रखना है सॉल्यूशन। अंदर रखा सॉल्वेंट, बाहर रखा सॉल्यूशन, क्या होगा? ऑस्मोसिस कैसे होती है? पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड। प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट एज कंपैरिजन टू सॉल्यूशन डाइल्यूट ही होगा, उसमें तो सोल्यूट है ही नहीं, जीरो कंसंट्रेशन है। तो सॉल्वेंट मूव कर जाएगा बाहर आउटर चैम्बर में, सॉल्वेंट बाहर जाने शुरू होगा ऑस्मोसिस की वजह से, क्योंकि पोर है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो सॉल्वेंट मूव इनटू द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट जैसे ही सॉल्यूशन में मूव करेगा बेटा, तो ये मेजरिंग ट्यूब में लेवल गिरेगा। पहले मान लो सॉल्वेंट का लेवल था L1, जैसे ही सॉल्वेंट अंदर से बाहर जाने शुरू होगा, इसका लेवल गिर जाएगा L2 पे आ जाएगा। जैसे लेवल गिरने शुरू होगा, हमें पता चले जाएगा ऑस्मोसिस शुरू हो गई, ऑस्मोसिस हो रही है, पानी अंदर से बाहर आ रहा है, अंदर वाली प्योरस ट्यूब से बाहर बड़े सिलेंडर में आ रहा है जो गन मेटल का बना हुआ है। बेटा इस गन मेटल वाले चैम्बर में यहाँ हमने रखा होता है एक पिस्टन, और पिस्टन के साथ एक प्रेशर गॉज लगाया होता है। याद रखना, प्रेशर गॉज इज द apparatus यूज टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर। बैरोमीटर नहीं होता, बैरोमीटर से ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं मेजर होता। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं बेटा? प्रेशर गॉज। हम एक पिस्टन रखा हुआ है, पिस्टन से प्रेशर लगाते हैं, पिस्टन से प्रेशर लगाएंगे, जिस प्रेशर पे ये सॉल्वेंट का लेवल L2 से और नीचे नहीं आएगा, लेवल कांस्टेंट हो जाए। जिस मिनिमम प्रेशर पे सॉल्वेंट का लेवल कांस्टेंट हो गया, मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूशन में नहीं जा रहा, ऑस्मोसिस रुक गई है, उस प्रेशर को हम मेज़र कर लेते हैं प्रेशर गॉज से। उसी को हम क्या कह देते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ये सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर से बेटा आते हैं। हमने इसमें न्यूमेरिकल इसलिए नहीं किया क्योंकि बेटा हमने एक फैक्टर जोड़ना है इसमें, आई वेंट ऑफ फैक्टर। नेक्स्ट क्लास में हम वेंट ऑफ फैक्टर डिस्कस करेंगे, फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। आइसोटोनिक पे बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं। आइसोटोनिक में दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा, π1 π2, तो उसमें हमें फार्मूला यूज़ करने पड़ेंगे। वो न्यूमेरिकल हम उसकी क्लास में करेंगे। इसमें सिर्फ हमने कंसेप्चुअल पार्ट क्लियर किया कि इंट्रावेनस इंजेक्शन की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, क्यों सेम होनी चाहिए बेस दैट ब्लड प्लाज्मा, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेफर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना। कोई भी डाउट हो बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।